नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और प्लीज़ नया चैनल देख करके भागिए मत, रुक करके देखिए। आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ऐसे तो स्पेशली अभी जेटेट के लिए चल रहा है, बट ये जियोग्राफी सब्जेक्ट ऐसा है कि जिस भी एग्ज़ाम में जियोग्राफी से पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी देख सकते हैं। तो आज का क्लास में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। ब्रह्मांड है, जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे। और इसे आप सोचिए रैपिड फायर रिवीजन, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हम लोग इतने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें डिटेल है। सारा नोट्स मेरा हैंडमेड नोट्स है और सारा डिटेल है, बट हम लोग स्पीड में चलेंगे, रैपिड फायर रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल पर बने रहिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ब्रह्मांड। सबसे पहले जानेंगे ब्रह्मांड होता क्या है। तो ब्रह्मांड होता ये है कि आप जो आसमान देख रहे हैं उसमें क्या है, तारे हैं, मून है और एस्ट्रॉयड वगैरह, जितने भी ग्रह उपग्रह सब मिला करके जो भी है, ये सब मिला करके क्या बनाते हैं, एक आकाशीय पिंड बनाते हैं। आकाशीय पिंड प्लस स्पेस को क्या बोला गया, ब्रह्मांड। तो ये जो आकाशीय पिंड है ना, जैसे कि दो स्टार यहाँ ऐसे है और दोनों के बीच की जो गैप है, इस गैप को ही बोलते हैं स्पेस। इसी को बोलते हैं अंतरिक्ष, है ना, इसी को बोला जाता है अंतरिक्ष। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। और ये सभी प्राकृतिक पिंड जो आसमान में स्थित है सब ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इससे कैसा होता है, अंडाकार होता है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत कहा गया है। बिग विस्फोट से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अब आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष का समग्र रूप ब्रह्मांड कहलाता है। यहाँ डेफिनेशन भी दिया हुआ है। और जो बिग बैंग सिद्धांत है, 15 अरब पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण बताता है। ये 15 अरब वर्ष पूर्व ये बताता है कि ब्रह्मांड का निर्माण हो गया था। और कुल पिंडों के पास इतना प्रकाश व अपना प्रकाश और उष्मा होता है, उसको क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और जिसके पास नहीं होता, जैसे कि ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं है। देखिए, तारों द्वारा बनी आकृति नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं कि आसमान में आप देखते होंगे बहुत सारे तारा के ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ स्टार। ये कुछ ऐसे आकृति बनाता है, कुछ ऐसे इस तरह से आकृति बनाता है। बहुत तरह के सप्तऋषि एक नाम है, जो सात तारों का समूह को सप्तऋषि कहा गया है। ये है, तो इस तरह का जो आकृति बना है ना, इसी को तारामंडल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ भी है सप्तऋषि, जैसे बिग बियर सप्तऋषि तारामंडल, अर्सा मेजर, ये सब क्या है। अब ये अर्सा मेजर जो है वो क्या है, सप्तऋषि तारामंडल का क्या है, एक पार्ट है, एक भाग है, इसी का पार्ट है। मतलब इसी तरह का अर्सा मेजर भी है। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप ऑफ 7 स्टार को क्या बोलते हैं, ये सप्तऋषि। बहुत ही ईजी है। और पहले के लोग इसी से क्या करते थे, डायरेक्शन देखते थे कि कौन पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, डायरेक्शन को देखा करते थे। तो कैसे, देखिए ये है सप्तऋषि, आपका सप्तऋषि। और इसी से ये जो 2 पॉइंट है, इसी से एक काल्पनिक रेखा खींच करके जो सबसे ज़्यादा ये चमकीला जो आपका स्टार है, इस पर जा करके रुकता है। तो अगर इससे ये मिल गया तो ये कौन सा दिशा हो गया, उत्तर दिशा। तो ध्रुव तारा से क्या होता था, ये ध्रुव तारा के पास इसको उत्तर दिशा बोला गया। ये काल्पनिक रेखा है। तो पहले ऐसे ही देखा करते थे। कुछ पिंड के पास ना तो अपना प्रकाश नहीं ऊर्जा होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, उसको ग्रह कहते हैं, प्लैनेट। और अर्थ भी क्या है, प्लैनेट है। और टोटल कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है। सबके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए अगला टॉपिक है सोलर सिस्टम, जो कि जेटेट में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो सोलर सिस्टम क्या होता है, तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, सौर्य मंडल बनाते हैं। यहाँ पर सौर्य मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य के साथ जितने भी उनके फैमिली हैं, सब मिलकर के क्या बनाता है, सौरमंडल बनाता है। ग्रुप ऑफ स्टार गैलेक्सी कहलाता है। जो स्टार का ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी कॉस्मोस बोलते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी क्या होता है, कॉस्मोस, मतलब ब्रह्मांड का निर्माण करता है। फिर अब चलते हैं मून क्या है, मून के बारे में थोड़ा और भी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। मून देखिए,
मून पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है। पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, और दूरी इसका कितना है, 8,84,400 किलोमीटर है दूरी इसका। परिक्रमण एवं घूर्णन लगभग इक्वल होता है दोनों का। 27 दिन और 7 घंटे में ये परिक्रमा भी कर लेता है, घूर्णन भी कर लेता है। तो इसका एक ही भाग दिखाई देता है, इसलिए इसका एक ही भाग दिखाई दे पाता है। अगर अलग अलग इसका घूर्णन और आपका परिक्रमण होता तो कुछ पूरे भाग को हम लोग देख पाते। आगे चलिए। इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। और अगला देखिए, अगला है आपका क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होता है, ये ग्रहों का भाग होता है। ये आपका मंगल एवं बृहस्पति के बीच होता है। जैसे कि यहाँ पर बुध होता है, यहाँ सन है, और ग्रह कैसे है, ग्रह आपका ऐसे, यहाँ सन है, ग्रह आपका बुध है, यहाँ पर जैसे बुध है, और यहाँ मंगल है, बृहस्पति है। तो ये दोनों के बीच में ये छोटे छोटे पत्थर धूलकण के जैसा ये क्या होता है, एस्ट्रॉयड। ये परिक्रमा ये भी साथ में करते रहता है, इन लोग के साथ में ही ये घूमते रहता है। तो और ये क्षुद्र ग्रह कैसे बनता है, क्षुद्र ग्रह बनता है अगर किसी कारणवश दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद उससे जो धूलकण मिट्टी टूट करके बिखरते हैं, वही धूलकण क्षुद्र ग्रह के रूप में घूमने लग जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उल्का पिंड क्या होता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। उल्का पिंड ये भी सूर्य के चारों ओर टुकड़े के रूप में वायुमंडल में आने पर जलने लगते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, विष मांग रहे हैं, तारा टूट करके गिरता है, वही उल्का पिंड है। उल्का पिंड मतलब कि उल्का होता है। उल्का हमेशा क्या रहता है, वो जब भी वायुमंडल में आता है, तो वायुमंडल में आने के बाद घर्षण से मतलब फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर और उल्का के साथ, और वो जलने लग जाता है। अगर कभी कभी वो जलता नहीं है, आधा जल करके ही वो क्या हो जाता है, धरती पर गिर जाता है। तो वो क्या होता है, पृथ्वी पर गड्ढा बना देता है, और गड्ढा बनने के बाद क्या हो जाता है, वो वहाँ पर जब गड्ढा बना तो वहाँ झील का निर्माण कर देता है पृथ्वी पर। तो ये महाराष्ट्र में है एक आपका उल्का पिंड से बना झील, जिसको बोलते हैं लोनार झील। ये महाराष्ट्र में है। ब्रह्मांड की संरचना, सबसे पहले यूनानियों ने इसका अध्ययन किया था। ब्रह्मांड का अध्ययन किसने किया था, सबसे पहले यूनानियों द्वारा किया गया, स्टडी बाय ग्रीक्स। और देखिए यहाँ एक टॉलमी 140 ईस्वी में आए, और एक 1543 ईस्वी में कोपरनिकस। दोनों क्या बोलते हैं इसके बारे में, टॉलमी बोलते हैं जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, मतलब भू केंद्रित परिकल्पना, कि ये बीच में क्या करता है, पृथ्वी केंद्र में, ये जो पृथ्वी है वो केंद्र में स्थित है, सबसे बीचों बीच स्थित है, और चारों तरफ सन जो भी हैं सब इसके चारों तरफ स्थित है। तो ये बोले थे टॉलमी, और लेकिन कोपरनिकस इसको गलत माने और बोले, और यहाँ ये बोले, टॉलमी बोले कि सन अर्थ का चक्कर लगाता है। मतलब कि अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, और ये भी पता है, अब रिसर्च के बाद पता चला है कि अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है। लेकिन टॉलमी उस टाइम क्या बोले थे कि सन अर्थ का चक्कर लगाता है। और यहाँ कोपरनिकस इनको पूरी तरह से गलत बताए। ये बोले कि सूर्य केंद्रित परिकल्पना करता है, मतलब कि केंद्र में परिकल्पना, वो केंद्र पर ही घूमते रहता है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। इन्हें उस समय जब ये बोले थे ऐसे ना, तो उस टाइम के लोग इन्हें पागल बोलने लग गए थे, इन्हें मारने का धमकी, जेल भेजने का धमकी ऐसे बोला गया था। लेकिन बाद में रिसर्च के बाद पता चला कि ये सच है। तो चलिए, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, गैलेक्सी क्या है, तो ग्रुप ऑफ स्टार को गैलेक्सी बोलते हैं। आकाशगंगा, हमारे पास एक गैलेक्सी है जिसको बोलते हैं दूध मेखला, मिल्की वे। इसके जो शेप है वो क्या है, सर्पिलाकार, ऐसे 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 करके है, सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। प्राथमिक तारा को क्या बोलते हैं, ब्लू स्टार बोलते हैं। प्राथमिक तारा को ब्लू स्टार बोलते हैं। ये इसका कलर ब्लू होता है। 50,000 से 80,000 तक इसका क्या होता है, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसका। जो ब्लू स्टार है उसका टेम्परेचर, उसके पास एक सेंटर होता है। ये दूध मेखला है, उसके पास एक सेंटर होता है, और 3 क्या होता है, घूर्णन भुजाएं होते हैं। मतलब ऐसे देखिए, यहाँ जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक सेंटर होता है, और एक सेंटर है यहाँ, ये सेंटर, और 3 इसके भुजाएं यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पोलर स्टार क्या होता है, पोलर स्टार देखिए,
जो पोलर स्टार है, ध्रुव तारा है, अभी बताए थे कि जो पोल स्टार होता है वो क्या होता है कि ये दिशा बताता है और ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। जैसे कि सप्तऋषि से ही हम लोग पहले के लोग पता करते थे, उससे क्या काल्पनिक रेखा खींच करके, तो वही ध्रुव तारा उत्तर दिशा बताता है। डॉग स्टार साइरस सबसे बड़ा और सबसे चमकीला तारा है। डॉग स्टार, अब डॉग को हिंदी में ये मत लिखिएगा कि कुत्ता स्टार, इसको साइरस बोला जाता है। सबसे बड़ा और सबसे चमकीला तारा होता है। हमारी आकाशगंगा में सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन है? एंड्रोमेटा है। और सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन है? सूर्य के सबसे नज़दीक तारा जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। ये सब, और इसके ये 3 ग्रुप में होते हैं, 3 स्टार के ग्रुप होते हैं अल्फा सेंचुरी के। जो सूर्य से सबसे नज़दीक होता है, इस तरह से नज़दीक होता है, CBA, तो सूर्य से जो नज़दीक हुआ, और इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसको क्या बोला जाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य, थोड़ा सा सन के बारे में पढ़ते हैं। सन 4.5 बिलियन वर्ष पहले बना हुआ है। इस सेंटर में इसका कितना टेम्परेचर होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सोचिए कितना गर्म होता है। नाभिकीय संलयन क्रिया होता है इसमें, और जो कि नाभिकीय संलयन क्रिया करके हाइड्रोजन कन्वर्ट कर देता है हीलियम में। जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये चारों तरफ, ये है आपका, ये चारों तरफ हीलियम घूमते रहता है, और यही हीलियम है इसमें कन्वर्ट होता है, यही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे चलिए। तारा क्या है? तारा आपका ये आकाशीय पिंड है। तारा इनके पास अपना एनर्जी होता है, टेम्परेचर होता है, अपना ऊर्जा होता है। अपना एनर्जी भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, और लाइट भी होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर, यहाँ पर नाभिकीय संलयन जो होता है ना, नाभिकीय संलयन की वजह से ये खुद इतना गर्म है, जिसकी वजह से इसके पास अपना एनर्जी होता है। ये जो ब्राइटनेस है, तारा जो चमकता है, वो तापमान को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। तारों का तापमान भी होता है, इसे मेजर भी किया जाता है, जिसे पायरोमीटर कहा गया है, पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार क्या होता है? तारों का जीवन। देखिए हाइड्रोजन क्या होता है? कन्वर्ट करता है हीलियम, और ये न्यू स्टार बनाता है, न्यू स्टार का निर्माण करता है। और न्यू स्टार होता है कौन सा कलर? ब्लू कलर का होता है। और धीरे धीरे जब समय होते जाता है, तो धीरे धीरे ये क्या होता है? हाइड्रोजन कम हो जाता है, हीलियम ज़्यादा हो जाता है, और ये कैसा कलर बनाता है? रेड हॉट कलर, गहरा लाल कलर का बनाता है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी को बोलते हैं रक्तदानव। रेड, ये गहरा लाल कलर का होता है, इसलिए इसको रक्तदानव कहा जाता है। अब प्राथमिक जो स्टार होता है, प्राथमिक स्टार, वो तो ब्लू कलर का होता है प्राथमिक स्टार। इसमें हीलियम क्या होता है? कम, और हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। टेम्परेचर इसका कितना होता है? आपको पता है, बताए थे, 50,000 से 80,000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। हीलियम कन्वर्ट इनटू हैवी मेटल। ये हैवी मेटल में कन्वर्ट, हीलियम जो होता है कन्वर्ट हो जाता है हैवी मेटल में, जिसको बोलते हैं निकेल और फेरस, मतलब कि निकेल और आयरन, लोहा। और ये स्टार तारे में विस्फोट करवाता है। कौन धातु है? ये तारे में विस्फोट कराते हैं, जिसको बोलते हैं सुपरनोवा, मतलब विस्फोटी तारा बोला जाता है इसे। अब पढ़ेंगे हम लोग सुपरनोवा के बारे में। सुपरनोवा क्या है? तो ये इसका जब मास होता है, द्रव्यमान होता है 1.4 मेन सीक्वेंस में, मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, जिसमें हाइड्रोजन जब ज़्यादा होता है तो ये तेज़ी से घूमता है, और क्या बनाता है? पल्सर स्टार। और इसमें गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा घूमेगा तो गुरुत्वाकर्षण भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये क्या निर्माण करता है? ब्लैक होल बनाता है। श्याम वीवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ब्लैक होल का निर्माण करता है। यहीं पर जितने भी स्टार होते हैं जाकर ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए, और जब 1.4 ms माइनस में होता है, मतलब कि हाइड्रोजन माइनस में जाता है, तब स्टार बनाता है। 1.4 मेन सीक्वेंस को चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है, कॉल्ड चंद्रशेखर सीमा, इसको याद रखिएगा। आगे चलिए। सूर्य क्या होता है? इसके पार्ट को पढ़ना है। सूर्य का जो पार्ट होता है, कौन कौन पार्ट होता है, इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो सेंटर में होता है, सूर्य के सेंटर में होता है, वो क्या करता है? नाभिकीय संलयन करता है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये टेम्परेचर इसका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और ये हाइड्रोजन कन्वर्ट कर देता है हीलियम में।
हाइड्रोजन क्या होता है, कन्वर्ट होता है हीलियम में। और उसके बाद अब अगला है फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। ये जो हम लोग जो देख पाते हैं सन में जो हम लोग को दिखता है वही सूर्य का दृश्य भाग्य है, वही फोटोस्फीयर है जो हम लोग इसे देख पाते हैं नग्न आँखों द्वारा। अब और ये आपका जो होता है सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट होता है, सबसे चमकीला पार्ट होता है। टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है पार्ट इसका सोलर फ्लेयर्स, सौर ज्वाला, जो इलेक्ट्रॉन का तूफान कहा जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का तूफान मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ये क्या होता है, उद्गम स्थान होता है किसका, ये उद्गम स्थान सौर कलंक इसको बोला जाता है। मतलब स्पोर्ट्स टाइप से होता है, मतलब कि ये सूर्य है ऐसे जल रहा है तो इसके बीच बीच में ऐसे से स्पोर्ट्स बना हुआ रहता है बीच बीच में ऐसे। तो ये आपका स्पोर्ट्स क्या है, सौर कलंक। टेम्परेचर कितना होता है, 1500 डिग्री होता है। और ये कोल्डेस्ट लेयर ऑफ सन, ये सबसे ज़्यादा सबसे कम टेम्परेचर इसी में होता है, इसलिए कोल्डेस्ट लेयर ऑफ सन बोला गया है सोलर फ्लेयर्स को। जो कलंक है सन स्पोर्ट्स, इस पर इसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। और इसका हाई एनर्जी रिलीज करता है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। और इसे क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन का तूफान। देखिए अगला है क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर वर्णमंडल, ये सूर्य का वातावरण है। इसमें 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम 26% और अदर गैस 3% होता है। अगला है आपका कोरोना, किरीट जिसको बोलते हैं, किरीट बोला जाता है। ये इसमें आउटर लेयर ऑफ सन, सबसे बाहरी ये लेयर होता है सन का। और ग्रहण के समय दिखाई देता है, ये हमेशा नहीं दिखाई देता है, ग्रहण का के समय दिखाई देता है। रिंग बनाता है, और कैसा, डायमंड रिंग बनाता है। ये एक्स किरणों का उत्सर्जन करता है, मतलब एक्स किरण को छोड़ता है। ये सब याद करने वाला याद कीजिएगा, इसलिए रैपिड फायर ये रिवीजन है, इसलिए मैं स्पीड में जा रही हूँ। और ये कुछ बताने जैसा चीज़ नहीं, जहाँ बताने जैसा चीज़ है वहाँ मैं बता रही हूँ, तो आप जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए। अब चलिए हम लोग प्लेनेट पढ़ते हैं। प्लेनेट क्या होता है, ये आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे आकाशीय पिंड मतलब आकाशीय पिंड कहते हैं। और ये आकाशीय पिंड ग्रह है, बहुत सारे चीज़ होते हैं। लाइट प्लस एनर्जी बाई सन। और ये क्या होता है, जो प्लेनेट है लाइट और एनर्जी दोनों किससे लेता है, सन से लेता है, इसके पास खुद का एनर्जी नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में, फ्रांस में। ये आप लोगों को पता होगा। 5 वर्ष में एक बैठक होता है, सम्मेलन होता है, जो लास्ट सम्मेलन हुआ था 2006 में, जिसमें ग्रह की नई परिभाषा बताया गया था यहाँ पर। और जिसमें बताया गया था ग्रेविटी हाई होता है, मतलब ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण अधिक बताया गया था इसमें, गुरुत्वाकर्षण अधिक। और फिर शेप बताया गया था लगभग गोलाकार। और रोटेशन और रिवॉल्यूशन आर फिक्स्ड, घूर्णन और परिक्रमण समय का क्या बताया गया था, ये फिक्स्ड निश्चित बताया गया था। पड़ोसी ग्रह की कक्षा को न काटता है, ये पड़ोसी ग्रह के जो प्लैनेट होते हैं वो एक दूसरे के जो कक्ष है, इसको ऑर्बिट है, उसको काटता नहीं है, ये इसमें बताया गया था, ये परिभाषा था। और प्लूटो जो 9th प्लैनेट है, 9th प्लैनेट को हटा दिया गया है इसी टाइम। तो ये अब बचा हम लोग के पास टोटल 8 प्लैनेट। अब 8 प्लैनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि यहाँ 8 प्लैनेट कौन कौन है। तो सूर्य का सबसे नज़दीक में यहाँ पर मर्क्यूरी है, बुध है, वीनस है, आपका अर्थ है, फिर मार्स है, तब जुपिटर, सबसे बड़ा जुपिटर, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है। जो कि ये जो बैठक हुआ इसमें प्लूटो को हटा दिया गया, प्लैनेट से हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया था, क्योंकि बार बार ये नेपच्यून तो कभी यूरेनस के ऑर्बिट को क्या करता था, काटता था, कभी इधर आ जाता, कभी इधर आता, कभी इधर आता, मतलब इसके ऑर्बिट को डिस्टर्ब करता था, इसलिए इसके प्लैनेट ग्रुप से हटा दिया गया है। अब बचा है हमारे पास कितना, हमारे पास 8 प्लैनेट बचे हैं। 8 प्लैनेट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए इसमें बेसिक मैं बता दे रही हूँ, यहीं पर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे नज़दीक मर्क्यूरी, वीनस, ये सारे के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। पहले यहाँ हम जान लेंगे, ये 4 जो प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये इसको बोला जाता है, ये है आपका, ये चट्टान से बना हुआ है ना, ये चट्टान से, ये चट्टानीय ग्रह इसको बोला जाता है। और इसके बाद जो ये चारों हैं, ये चारों गैस से बने हुए हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, गैसियस ग्रह भी बोला जाता है, गैसियस प्लैनेट बोला जाता है इसको, ये चारों को, ये चीज़ याद रखिएगा। और
आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका मर्क्यूरी है, मतलब कि ये सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी इसको बोला जाता है। बुध, बुध सबसे पहले जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ लर्न करने वाला चाहिए। नियरेस्ट प्लैनेट बोला जाता है सन के सबसे नियरेस्ट नज़दीक में, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इसके पास उपग्रह नहीं है और वायुमंडल भी नहीं है। इसमें रोटेशन टाइम कितना है? 59 दिन। और परिक्रमण टाइम कितना है? 88 दिन। ये सब लर्न करने वाला चीज़ है, लर्न करिए। 88 दिन परिक्रमण, रोटेशन मतलब कि अपने अक्ष पर ये गोल गोल घूमेगा, तो ये अपने अक्ष पर हो गया आपका, ये हो गया रोटेशन, घूर्णन। और जब चक्कर लगाता है किसी का, जैसे सन का चक्कर अर्थ लगा रहा है, ये बुध लगाएगा इधर से, ये आपका रिवोल्यूशन हो गया, परिक्रमण। ये 88 दिन में शुरू होता है। तो आई होप रोटेशन और रिवोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए, अगला है आपका वीनस, शुक्र ग्रह क्या है? ये हॉटेस्ट, सबसे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट इसको बोला जाता है शुक्र को, और सबसे ब्राइटेस्ट, मतलब सबसे गर्म और सबसे चमकीला। और क्यों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होता है सबसे हॉटेस्ट? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, 96% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेम्परेचर कितना होता है? 464 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। और इवोल्यूशन ईस्ट टू वेस्ट, जबकि अर्थ कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, और ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। कौन? वीनस। आगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, भोर का तारा और सांझ का तारा बोला गया है इसको। सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ, सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन कहा गया है इसे, वेनस को भी। ये घूर्णन 243 दिन में। और रिवोल्यूशन टाइम कितना है? 255 दिन। सैटेलाइट एक भी नहीं होता है, एटमॉस्फेयर भी नहीं होता है, वातावरण भी नहीं होता है, और सैटेलाइट भी नहीं होता, उपग्रह भी नहीं होता है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता, ना एटमॉस्फेयर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब अगला देखिए, अगला है आपका मार्स, मंगल ग्रह। ये इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें मौजूद होता है आयरन के ऑक्साइड मौजूद होता है, इसलिए ये इसका कलर लाल होता है। और इसमें ऋतु परिवर्तन होता है, सीजनल चेंज होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, मतलब वातावरण होता है। लाइफ संभव होने की यहाँ पर संभावना है, तो यहाँ पर लाइफ संभव हो सकता है। सैटेलाइट इसमें 2 है, उपग्रह 2 है, डिमोज और फोबोस। ये सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, पूरा सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट डिमोस है, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, मार्स का जो छोटा। अब ये आपका रोटेशन टाइम 24 घंटा लगाता है, लगभग घूमना मतलब 24, जैसे अर्थ 24 घंटा लगाता है, सेम टू सेम इसका भी है आपका घूर्णन टाइम। रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 687 डेज। और जुपिटर अब देखते हैं। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, सबसे लार्जेस्ट। और कलर कैसा होता है? लाइट येलो होता है, कारण अमोनिया क्रिस्टल के कारण इसका कलर का क्या होता है? हल्का पीला होता है। चारों तरफ इसके छल्ले पाए जाते हैं, मतलब रिंग पाया जाता है चारों तरफ। सैटेलाइट इसका 79 होता है, और सैटेलाइट सबसे मतलब सैटेलाइट इसके पास 79 है, लार्जेस्ट, मतलब पूरा सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसका नाम है, अब 79 का तो पढ़ेंगे नहीं, तो गैनीमीड इसका क्या है? सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। रोटेशन टाइम और इवोल्यूशन टाइम कितना है? रोटेशन टाइम आपका 9 घंटा 56 मिनट, 9 घंटा 56 मिनट है। और रिवोल्यूशन कितना है? 11.86 ईयर, मतलब लगभग 11 साल 11 माह बोला जाता है इसको। सैटर्न क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये सबसे ज़्यादा इसमें गैस होता है, इसलिए इसको गैसों का गोला कहा गया है। सबसे ज़्यादा इसमें सैटेलाइट पाया जाता है, उपग्रह पाया जाता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, ये नहीं कि पूरा सोलर सिस्टम का। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह ये है, और सेकेंड लार्जेस्ट उपग्रह टाइटन ही है जो शनि का। जुपिटर का पहला है गैनीमेड जिसको बोलते हैं, और इसके चारों तरफ रिंग होते हैं। ये रोटेशन टाइम 10 घंटा 40 मिनट होता है, और रिवोल्यूशन टाइम होता है 29 ईयर्स और 5 मंथ होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब है यूरेनस। यूरेनस यहाँ पर ये चारों ओर इसके भी छल्ले पाए जाते हैं, इसको ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है, ग्रीन कलर का होता है। ये थोड़ा सा टिल्ड होता है, अक्षय झुका होता है इस पर, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को, यूरेनस को। और रिवोल्यूशन किसके जैसा होता है? आप वीनस पढ़े होंगे, वीनस के जैसा होता है इसका, ईस्ट टू वेस्ट, जबकि अर्थ होता है वेस्ट टू ईस्ट रिवोल्यूट करता है। अब लार्जेस्ट सैटेलाइट इसका होता है टाइटेनियम, मतलब इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट, मतलब इसमें जितना भी आपका सैटेलाइट है उसमें सबसे लार्जेस्ट टाइटेनिया है। रोटेशन 17 घंटा 14
मिनट होता है और रिवॉल्यूशन 84 ईयर्स होता है। अगला हम लोग चलेंगे नेपच्यून। अगला और लास्ट, और अर्थ के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब ये क्या है, सूर्य से सबसे दूरी पर है, सबसे दूर है ये, और लार्जेस्ट इसका सैटेलाइट है ट्रिटोन, और रोटेशन टाइम 16 आवर 7 मिनट, और रिवॉल्यूशन टाइम होता है इसका 164 साल, एक ही में हो गया इसलिए 164 ईयर्स होता है इसका। तो ये आपका प्लेनेट था, सारा प्लेनेट खत्म हो गया। अर्थ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अर्थ के बारे में तो बहुत पढ़ना है। अब देखिए ये डिस्टेंस सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बदलते रहती है, एक जैसा नहीं होता है। ये सूर्य तक आने में प्रकाश, सूर्य से आने में प्रकाश हमारे अर्थ पर 8 मिनट 18 सेकेंड लगाता है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ सन है और यहाँ पर क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है। एक टाइम में अर्थ सन से थोड़ा दूरी कम होता है, एक यहाँ पर होता है ज़्यादा, तो ये इसको क्या बोला जाता है, इसको उपसौर्य बोला जाता है। जब कम होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर, जब इसका डिस्टेंस कम होता है, और इधर 15.21 करोड़ किलोमीटर इसका दूरी ज़्यादा होता है। जब कम दूरी वाला होता है तो उपसौर्य बोला जाता है। ये होता है आपका 3 जनवरी को, और ये सबसे नज़दीक सन है, अर्थ का सबसे नज़दीक कब होता है, 3 जनवरी को। और सबसे दूर कब होता है, तो सबसे दूर 4 जुलाई को होता है, उसको अपसौर्य बोला जाता है, अपसौर्य, तो इसको याद रखिएगा। आगे मून के बारे में पढ़ेंगे। मून देखिए हमारा अर्थ का अपना सैटेलाइट है, मतलब ये क्योंकि ये क्या करता है, रिवॉल्यूट करता है राउंड अर्थ के चारों तरफ घूमता है। मूनलाइट तो सूर्य के परावर्तित प्रकाश से ये इसका लाइट आता है, इसका अपना लाइट नहीं होता है। और कितना हम लोग देख पाते हैं, 51% विजिबल होता है, और 41% क्या होता है, अदृश्य, इनविजिबल होता है, हम लोग नहीं देख पाते उतना। क्यों, इसलिए जिस पार्ट को हम लोग नहीं देख पाते हैं उसे शांति का सागर कहा जाता है, अदृश्य भाग को शांति का सागर। वहाँ काला घना छाया हुआ रहता है, अंधेरा होता है। पृथ्वी से हमें इसका एक ही भाग दिखाई देता है, घूर्णन एवं परिक्रमण समान होता है, इसलिए एक भाग दिखाई देता है, क्योंकि 27 दिन 7 घंटे में घूर्णन भी, रोटेशन भी कर लेता है और रिवॉल्यूशन भी कर लेता है, इसलिए हम लोग एक भाग ही देख पाते हैं। क्योंकि साथ साथ तो अर्थ भी घूमते रहता है ना, तो एक पार्ट मतलब विजिबल होता है। आगे देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी पढ़ना है। तो यहाँ पर इसका औसत दूरी होता है 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए चंद्रमा तक प्रकाश आने में समय लगता है लगभग, देखिए चंद्रमा तक प्रकाश आने में लगा समय, तो इसमें थोड़ा सा कितना लगता है, तो देखिए यहाँ पर 1.20 सेकेंड होता है, और यहाँ 1.18 सेकेंड होता है, मतलब कि 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 22 सेकेंड, इतना मतलब चेंज होते रहता है। चंद्रमा पर एक पर्वत है, मतलब कि माउंटेन है, उसका नाम क्या है, लिप्टनज पर्वत, इसका नाम। अब यहाँ देखिए अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है, इसमें भी चेंज है, कम और ज़्यादा होता है। अर्थ जब कम डिस्टेंस होता है तो उपभू बोलते हैं, और जब ज़्यादा डिस्टेंस होता है अपभू बोला जाता है। सबसे नज़दीक अर्थ से मून कब होता है, मून जब नज़दीक होता है, ये आ जाता है क्वेश्चन में, नज़दीक होता है तब उसको उपभू बोला जाता है, और जब दूर होता है, सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, तो क्या बोलते हैं, अपभू बोला जाता है। तो ये आप फैक्ट को याद रखिएगा। अब चलते हैं उल्का। उल्का क्या है, ये उल्का क्षुद्र ग्रह का भाग है, क्षुद्र ग्रह बताया है ना, उसी तरह का एक भाग, ये भी वैसे ही है, उसी का एक भाग है उल्का। ये अवे फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से बहुत दूर है। ये जब पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र में पहुंचता है, बताए हैं यहाँ पर पृथ्वी एटमॉस्फेयर इधर है, जब उल्का इधर आता है तो एटमॉस्फेयर में आकर के ये जलने लगता है, उसके फ्रिक्शन से क्या होता है, जलने लगता है, जल जाता है, तो वहीं पर जल के राख हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आधा जलता है और आधा बचा हुआ पार्ट अर्थ पर गिर जाता है, गिरता है तो यहाँ पर गड्ढा बनाएगा तो यहाँ झील बनेगा, और झील बनेगा तो ये झील कहाँ पाया गया है, तो ये महाराष्ट्र में लोनार झील के नाम से जाना जाता है, यही है इसका। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, तेज़ी से ग्रेविटी के कारण तेज़ी से आकर्षित हो जाता है, वायु के साथ घर्षण करता है, जलना शुरू और शूटिंग स्टार, फूटता तारा बोलते हैं, और हम लोग विष मांगने लग जाते हैं, जबकि वो क्या है, उल्का तारा। और जब धरती पर ये गिरता है ना, तो उसी को उल्का पिंड कहते हैं। अर्धजला जो पार्ट होता है जो गिरता है, उसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए अगला है पूछल तारा।
कमेट्स। कमेट्स क्या होते हैं? पूछल तरह हम लोग पूछ के जैसा दिखाई देता है कभी कभी आसमान में। तो ये क्या होता है? गैस, धूलकण, चट्टान इतना से मिलकर के ये बना होता है। और स्टार बर्निंग विथ गैस टेल, मतलब कि ये जो है ना स्टार्ट कर देता है जब जलता है, जब जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में पहुंचता है ना, तो जैसे ही पहुंचेगा तो उस तरह से ही स्टार की तरह से ये जलना शुरू कर देता है, पुष्पनुमा आकृति में जलना शुरू, क्योंकि वो जैसे जैसे आते जाता है वैसे वैसे जितना नज़दीक प्लेनेट के नज़दीक पहुंचेगा, सूर्य के नज़दीक पहुंचे, उतना चमकीला। और पीछे का भाग क्या होता है? थोड़ा कम चमकीला जहाँ तक लाइट पहुँचता है। तो इस तरह से वो क्या पूछ की तरह से प्रतीत होता है, इसलिए उसको पूछल तारा का है। कमेंट सूर्य द्वारा आकर्षित होने पर ये बनता है पूछल तारा। तो ये 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, 76 साल में एक बार। सबसे पहले इससे पहले 86 में लास्ट दिखाई दिया था। फिर कब होगा? तो 2062 में अब दिखेगा। इसी को बोलते हैं क्या? हेली पूछल तारा। हेली पूछल तारा हम लोग को दिखाई देता है कब? इतना साल में। तो इसको याद रखिएगा। इक्लिप्स ग्रहण, अब ग्रहण तो सबको पता होगा, मतलब कि अगर सूर्य ग्रहण है तो सूर्य हम लोग को नहीं दिखाई देता है, चंद्र ग्रहण है तो चंद्र नहीं दिखाई, मतलब अदृश्य होना इसको बोलते हैं ओवरऑल। तो देखिए इसको भी फास्ट डिवीजन करते हैं इक्लिप्स। ये मैक्सिमम 7 बार होता है, एक ईयर में 7 बार लगता है ग्रहण। और सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी सीधी रेखा में आता है। जब सूर्य होता है फिर चंद्रमा होता है तब अर्थ होता है। तब जब एक ही लाइन में इन लोग आ जाता है, एक ही रेखा में आ जाता है, एक रेखा में देखिए ऐसे, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। क्योंकि देखिए सन कहाँ पर आ रहा है आपका, और ये अमावस्या के रात में लगता है, अमावस्या के दिन ही लगता है। तो अमावस्या में आपको पता है कि दिखाई नहीं देता है अमावस्या के दिन। तो ये यहाँ पर लाइन में, और ये क्या करता है? सन अर्थ की पर का लाइट को ढक देता है यहाँ पर। तो ये आपका क्या बनेगा? सोलर सूर्य ग्रहण होता है। और इसका टाइम कितना होता है? 7 से 8 मिनट तक मैक्सिमम रहेगा। और देखिए यहाँ पर, और ये कब लगता है? न्यू मून के दिन, अमावस्या के दिन आपका सोलर इक्लिप्स लगेगा। इसका टाइप पढ़ते हैं। टाइप है 3 टाइप के यहाँ पर 3 टाइप का होता है। पहला आंशिक, वलयाकार और पूर्ण सूर्य ग्रहण, मतलब 3 तरह से लगता है। सबसे पहले इस तरह का बनता है कि थोड़ा सा इसका डार्क प्लेस होगा, थोड़ा सा भाग इसका नहीं, चंद्रमा आकार की, आप देखेंगे दिन में लगता है तो चंद्रमा आकार के सूर्य दिखाई देने लगता है। फिर होता है कि चारों तरफ बीच से ब्लैक हो जाता है, चारों तरफ का कुछ पार्ट, ऊपर का पार्ट हम लोग को दिखाई देता है, इतना पार्ट दिखाई देता है थोड़ा ज़्यादा, तब ये इस वलयाकार, इसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और टोटल मतलब पूर्ण होता है तो पूरी तरह से लगता है, थोड़ा थोड़ा इधर ये होता है आपका, अब पूरी तरह से पूरा ब्लैक हो जाएगा तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलिए, आगे है अब चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या है? तो चंद्र ग्रहण भी वैसे ही है, अब उसकी जगह पर अर्थ पहले आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिर में होता है, सूर्य पहले हुआ, सूर्य के बाद अर्थ हुआ, यहाँ उसमें मून था और यहाँ इधर मून हो गया, तब ये कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, जिसमें चंद्रमा छुपा हुआ रहता है, तब उस पर बिल्कुल लाइट नहीं होता है, तब लगता है। और ये चंद्र ग्रहण कब है? पूर्णिमा के दिन, जब चांद पूरा दिखाई देता है उस दिन लगता है। लेकिन जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र पर ग्रहण मतलब कि उस पर छाया, वो बिल्कुल विजिबल नहीं होता है। चंद्र मतलब कि चांद पूरा दिखना चाहिए, और जब ग्रहण हो जाता है तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय अर्थ यहाँ पर, जबकि होना चाहिए अर्थ को उधर और चंद्र को सामने, तभी तो यहाँ पर पूर्णिमा होता है और अमावस्या। तो यहाँ पर आ जाता है देखिए अर्थ, और जब सन का लाइट अर्थ पर जाता है तो ये इधर से रिफ्लेक्ट करता है इधर से, और यहाँ पर छाया इस तरह से बनाता है। इस छाया को बोलते हैं उम्ब्रा। और जब इधर बाहर का जो छाया, यही छाया क्या होता है? ये 2 तरह का छाया बनाता है, एक रेड मून, या तब यहाँ रेड मून होता है, ये 2 प्रकार के छाया, ये जो छाया यहाँ पर बना इसको उम्ब्रा बोलते हैं, और जो इसका छाया यहाँ पर बना तो इसको पेनुम्ब्रा बोला जाता है, उपछाया बोला जाता है। अब ये कितने समय तक, इसको कब लगता है? पूर्णिमा के दिन बताया। टाइम कितना होता है? 3 घंटा 28 मिनट तक लगता है मैक्सिमम। 2 चंद्र ग्रहण एक साल में लगता है। आगे, और अब अगला पढ़ेंगे हम लोग ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? तो देखिए ब्लू मून जब एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही एक महीना शुरू होते 1 तारीख, जैसे 1 दिसंबर को हुआ, और फिर 30 दिसंबर तक दूसरा पूर्णिमा आ जाता है।
कभी रोटेशन रिवोल्यूशन कम ज़्यादा वैसे होता है ना टाइमिंग, तो उस तरह से पूर्णिमा आ जाता है 2। तब जब 2 एक महीना में 2 पूर्णिमा देखने को मिलेगा, तब जो दूसरा, पहला पूर्णिमा को नहीं बोलेंगे, दूसरा जो लास्ट वाला पूर्णिमा है, जैसे 1 दिसंबर को हुआ और 30 दिसंबर को हुआ, 30 दिसंबर को जो पूर्णिमा हुआ तो इस दिन के चंद्रमा को ब्लू मून कहा जाता है। इस दिन के चंद्रमा को ब्लू मून, ये 4 वर्ष में एक बार होता है ब्लू मून। अगला हम लोग आते हैं सुपर ब्लू मून। सुपर मतलब ब्लू से भी ज़्यादा, सुपर ब्लू मून। जब ब्लू मून की घटना एक समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है। मतलब जो ब्लू मून है ना, वो जब ब्लू मून का घटना घटता है मतलब एक महीना में 2 बार लगता है, तो ब्लू मून किसको होता है, लास्ट वाला। तो उस दिन क्या होता है कि पृथ्वी के सबसे पास होता है चंद्रमा, तो ये क्या होता है, समान दिनों से ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। मतलब कि उस दिन क्या होता है, जो सेकेंड वाला पूर्णिमा है, ये आपका क्या बोलते हैं, जो आपका, हाँ, तो ये जब सेकेंड वाला चंद्र ग्रहण होता है तो सेकेंड वाला के दिन चंद्रमा ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। तो उसमें कितना % ज़्यादा दिखाई देता है, 14% ज़्यादा दिखाई देता है। तो यही जो 14% दिखाई देता है ना, तो वो मून थोड़ा सा क्या होता है, उसी मून को क्या बोलते हैं, सुपर ब्लू मून। आई होप समझ में आया होगा। तो ये रैपिड फायर क्या था, रिवीजन था। तो आई होप आप लोग को पूरी तरह से समझ में, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सोलर सिस्टम बहुत तेज़ी से हमने रिवीजन करवाया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप MCQ PYQ लगा कर देखिए। और अगर आप किसी एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हो जिसमें आप जियोग्राफी SST सब्जेक्ट आता हो, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। SST मैं पढ़ाती हूँ और अभी मैं JET की तैयारी कर रही हूँ, साथ में इसमें CDP भी मैं पढ़ाती हूँ। तो चलिए, आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और कल फिर से सुबह आएगा आपका MCQ सीरीज़।